चलें जी। जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना, तो रिमेंबर आपको जो चीज़ याद रखनी है कि आपको जिन अटेम्प्ट्स के सवाल करने हैं बेसिकली ऑटम 22 से लेके ऑटम 25 सिर्फ यही सवाल आपको रिक्वायर्ड है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, ना ही आपको ज़रूरत है। ये रेलेवेंट 3 क्वेश्चंस हैं, अगर आप यही प्रैक्टिस कर लें ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इनफ होंगे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो लेटेस्ट होगा। सारा कुछ जो है वो आपको चल जाएगा पता क्या है कैसे नहीं है। तो कुछ सवाल जो हैं मैं आपको उनकी एडजस्टमेंट वाइज जो है वो डिस्कस आउट कर देता हूँ, और कुछ सवाल जो हैं वो मैं फिर आपको प्रॉपर जो है वो करवा दूंगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही क्या है और किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। सवाल देखते हैं। सवाल इज फ्रॉम ऑटम 2022। रिक्वायरमेंट है शो ऑल रेलेवेंट एग्जामिशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस और कंप्यूटर टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ आजादी इनको फॉर द टैक्स ईयर 2012। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव बाय सारा इन हर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2022। सवाल हमेशा आपने शुरू करना है, हमेशा वो आपने रिक्वायरमेंट से शुरू करना है। ऑलवेज रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। ऑलवेज रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। अगर आप रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे, सवाल वहाँ से करेंगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आप नहीं करते रिक्वायरमेंट को और फिर से सवाल शुरू कर लेते हैं, एंड पे फंस सकते हैं। माइट भी रिक्वायरमेंट को और आप किसी और रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हो, तो सवाल हमेशा आपने जो शुरू करना है वो किससे करना है, वो आपने रिक्वायरमेंट से पढ़ना है। आपको पता लग गया है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि टोटल इनकम निकालो कितनी है, टैक्सेबल इनकम जो है वो निकालो कितनी है, और रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम उसने नहीं पूछा और टैक्स लायबिलिटी उसने कहा है आज़ादी एंड को की। तो ये हमने क्या करना है, ये सारा कुछ इसका फाइंड आउट करना है। 9 नंबर का सवाल है। सवाल इज कंपैरेटिवली इजी, देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। Kitari Azadian Co. is an AOP engaged in the business of manufacturing disposable products. Following information has been expected from AC record from the year ended 30 जून 2022। जो उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अपने रिकॉर्ड से 30 जून 2022 के मुतालिक। सेल्स है 380 मिलियन की, उसने हमें यहाँ पे बता दी है। और उसके बाद उसने हमें बता दिया है उसमें से सेल्स टैक्स लेस हुआ है। हमने कहा ठीक है, सेल्स में से सेल्स टैक्स लेस होना था और क्या लेस होना था। उसके बाद उसने हमें गिवन किया है ट्रेड डिस्काउंट है, नेट सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, और जीपी जो है वो उसने क्या किया है, उसने हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। फिर उसमें से उसने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, लॉस बिफोर टैक्स आ रहा है। हम जब पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो पास्ट पेपर में दिस इज द वाहिद सवाल इसमें हमें उसने क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी हमारा ऐसा सवाल नहीं है जिसमें हमें लॉस ना गिवन हो, लॉस गिवन हो। दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर जिसमें उसने हमें क्या गिवन किया है, लॉस गिवन किया है। और हमने लॉस में से क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना होता है। बाकी आप जितने भी सवाल करेंगे यू गोना हैव प्रॉफिट, आप प्रॉफिट्स पे उनको कैलकुलेट कर रहे होंगे, बट ये लॉस का सवाल है। तो खैर लॉस को जो सा मर्जी हो, हमें तो एडजस्टमेंट ही करनी है, वो हम क्या करेंगे, करते रहेंगे। उसके बाद कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर में आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप हॉल में बैठे हुए हैं और आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आप हाईलाइट कर लें कि भाई ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 240 की लेस हुई है, उसके अंदर ये एडजस्टमेंट्स जो हैं वो क्या की गई हैं, शामिल की गई हैं। तो ठीक है, हम इनको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ रुपीज 12 मिलियन इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ रुपीज 2 मिलियन टू हाशिम लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ न्यू मशीन फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन। जो उसको एक नई मशीन की हमने पेमेंट की है 12 मिलियन की, जिसमें 2 मिलियन का सेल टैक्स शामिल है हाशिम लिमिटेड को, कि हम न्यू मशीन ले रहे हैं प्लास्टिक कंटेनर की बनाने के लिए इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन दी है जिसकी बुक वैल्यू 5 मिलियन है, फिर वैल्यू जो है 4 मिलियन की है। एक्सचेंज रेट पेपर ट्रांजैक्शन वाज कैरिड आउट ऑन 1 जुलाई 2021। ये 1 जुलाई 2021 में हमने क्या की है, हमने ट्रांजैक्शन जो है वो की है।
The old machine was purchased on 1st January 2020. Disposal of old machine and depreciation of new machine were not recorded in AC books of account. Tax WDV of old machine was the same as accounting WDV on disposal date. चलो जी, ये तो उसने बता दिया कि टैक्स WDV वो सेम है। अब देखो जो इसने एक्सचेंज की है, टैक्स WDV और अकाउंटिंग WDV सेम है। तो उस दिन फेम कितनी थी? 5 मिलियन। और आपने कितने की दी है? 4 मिलियन की दी है। तो इसका मतलब हमें तो यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस ऑन डिस्पोजल, कि हमने 5 वाली चीज़ जो है वो 4 में एडजस्ट करवाई है। 1 मिलियन का हमें क्या हुआ? लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो हुआ। अब न्यू मशीन अगर हम देखें तो उस पर अगर देखें तो हमने 12 मिलियन की पेमेंट्स की है मशीन के लिए। इसमें इसने क्या सेल्स टैक्स शामिल है, तो वो हम इसमें से क्या करवा देंगे? लेस करवा देंगे। फिर हमने मशीन दी है, ओल्ड एसेट जो जाता है उसको हम लेके चलते हैं फेयर वैल्यू के ऊपर। तो 12 में 2 के 10 जमा 4, 14 मिलियन पे हम क्या करेंगे? मशीन को रिकॉर्ड करेंगे। अब 14 मिलियन मशीन रिकॉर्ड होगी, इसके ऊपर हम इसका लेस करवा लेंगे इनिशियल अलाउंस, वो होता है 25%। तो 14 मिलियन का 25% होगा 1.4, 1.4, 2.8, 2.8 का हम लेंगे 7%। तो ये 3.5, 3.50 इसका आ जाएगा इनिशियल अलाउंस नई मशीन का। रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 10.50। फिर इस 10.50 की हम लेंगे डेप्रिसिएशन, जो हमारे पास कितनी आएगी? 15% आएगी। तो 10.5 का 15% लें तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 10.5 का अगर हम लें 15%, तो 1.575 जो है वो हमारे पास इसकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, जो इसने हमें यहाँ पर गिवन की हुई है। तो ये एक एडजस्टमेंट थी। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास आ गई, इसकी एडजस्टमेंट हो गई। फिर जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने लिया है 40 मिलियन का, अगेंस्ट विद नो विद होल्डिंग पेमेंट हुई नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एसी परचेज टोटल रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज़ 120 मिलियन। इसमें से हमने लिखा हुआ था, याद हो हमने रूल पढ़ा था, 20% ऑफ एक्चुअल परचेजेस, 20% ऑफ परचेजेस, मतलब हमारी टोटल परचेज कितनी है? 120 मिलियन। और एक्चुअल एक्चुअल इसका बनेगा 24। एक्चुअल है हमारे पास 40। जो इसमें से लोअर होगा वो हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंटरी डैमेज फिनिश गुड्स की जो है 18 मिलियन की। ड्यू टू हैवी रेन दिस गुड्स वर डैमेज एंड इज एक्सपेक्टेड टू फेच रुपीज़ 12 मिलियन ओनली। तो 6 मिलियन का इसमें क्या हुआ है? हमारा एनआरवी लॉस हुआ है। इसको हम क्या करेंगे? लेस करवा रहे होंगे। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से यू कैन से डैट कोई इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट जो है वो नहीं है। ऐसे ही है। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की क्या बात करता है हमारे पास, उसको हम देखते हैं। सैलरी है 0.275 मिलियन की, ऑफिस पर कैश में पे की है। ही वॉज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज़ 25,000 फॉर 11 मंथ। 25,000 रुपये तक की सैलरी अलाउ है कैश पे। आपने 25,000 पे की है, ठीक है, ये अलाउ है। आप इसे क्या करवा सकते हैं? लेस करवा सकते हैं।
ओके। फिर वेयर हाउस रेंट है 1.6 मिलियन का। फिर जो क्रेडिट कार्ड लिंक टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट, तो बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट की है, तो ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये भी इग्नोर हो जाएगा। बैड डेट है 2.8 मिलियन के, राइट ऑफ कर दी है। तो जो बैड डेट राइट ऑफ किए जाएं वो हमें अलाउ होते हैं, तो ठीक है, राइट ऑफ ही हमने करने थे। कमीशन पे किए 3.2 मिलियन के टू वन ऑफ मेंबर ऑफ एसी बाय क्रेडिटिंग द अमाउंट टू हिज बैंक अकाउंट। पार्टनर से कमीशन वगैरह पे की जाए, ये डिसअलाउ होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एड बैक हो जाएगी। फिर आपने पे किया स्कॉलरशिप 4.5 मिलियन की सारा को, वन ऑफ एसी स्टाफ मेंबर फॉर हायर स्टडीज इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग, उसके एजुकेशन के ऊपर जो खर्चे वगैरह होते हैं वो हम क्या करवा सकते हैं, वो हम अलाउ करवा सकते हैं। फिर पेमेंट ऑफ रुपीज 6.4 मिलियन फॉर द परचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर फॉर एसी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2022। सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 5 ईयर्स। ऑल दिस सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फॉर यूज फॉर द डेट ऑफ परचेज। अब इसे सॉफ्टवेयर लिस्ट एक्सपेंस आउट कर दी है, इसे हम एड बैक करेंगे, एक्सपेंस आउट नहीं हो सकता। बाद में इसकी हम क्या करेंगे, हम इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब इस सॉफ्टवेयर 6.4 है, 5 ईयर्स इसकी लाइफ है। हमारे पास था 1 अप्रैल से, तो अप्रैल से काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून, 30, 31, 30, तो 91 और बस ये 65 करेंगे, हमारे पास इसकी आ जाएगी मॉडर्नाइजेशन। इसको हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंशियल चार्जेस 2.5 मिलियन एंड 1.5 मिलियन रिस्पेक्टिवली इन कार विच वाज एक्वायर्ड ऑन फाइनेंशियल लीज। लीज के बारे में बड़ा वाजिया तौर पे बताया हुआ है, बड़ा वाजिया तौर पे, पर भाईजान जो लीज होती है ना, उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह आपको अलाउ नहीं होती, तो इसमें आप डेप्रिशिएट नहीं करते, ना ही आपको फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं वो अलाउ होते हैं, सिर्फ लीज रेंटल्स अलाउ होते हैं। तो इनको आप क्या करेंगे, ये दोनों हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, एड बैक जो है वो हो रहे होंगे। उसके बाद उसने लीज एग्रीमेंट किया बैंक से कार का 10.5 मिलियन की, एनुअल रेंटल 3 मिलियन है। इसका पड़ा था कि जो नॉट प्लान फॉर हायर व्हीकल है वो 2.5 मिलियन तक क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो हम इससे अगर निकालें रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट 2.5 मिलियन तक लीज रेंटल रिस्ट्रिक्टेड है। ओरिजिनल कॉस्ट 10.5 है, हमने कितना पे किया, 3। उससे कहा है कि ये कार 80% बिजनेस में यूज़ हो रही है, तो इसका हम 80% लेंगे, तो ये हमें क्या होगा, एज एक्सपेंस के तौर के ऊपर लीज रेंटल जो है वो अलाउ हो रहा होगा। तो ये सारा सवाल है जिसको हमने क्या करना था, सॉल्व आउट करना होता है। अगर देखें तो ये नाम आ जाएगा जी, आज़ादी एंड को, हमने यहाँ पे नाम लिख लिया। क्या कैलकुलेट करने हैं हमने, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम जो उसने हमें की है, हम क्या कर रहे हैं, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022, जो उसने हमारा ईयर एंड है उसके मुकाबले में हमें गिवन किया हुआ है। उसने लॉस दिया, तो हम लॉस यहाँ पे लिख लेंगे, लॉस क्या होगा, नेगेटिव अमाउंट होगा। तो जो जो चीज़ें ऐड बैक होनी है इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस या एडमिसिबल इनकम, वो हम ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसने ये शामिल किया हुआ था कॉस्ट ऑफ सेल्स में 12 मिलियन की पेमेंट, हमने वो ऐड बैक कर दी। जो रॉ मटेरियल परचेज किया था जिसका उसने वो होल्डिंग टैक्स पे नहीं किया था, तो एक्चुअल 40 मिलियन और 20% ऑफ टोटल परचेजेस विच एवरेज लोअर, वो हमने ऐड बैक कर दिया। सैलरी का ट्रीटमेंट नहीं होना था बिकॉज वो एज पर लोअर ठीक हुई है, इग्नोर। रेंट इग्नोर, बैड डेट राइट ऑफ इग्नोर होने थे। फिर जो पार्टनर्स कमीशन पे किए 3.2 हमने वो ऐड कर दी। स्कॉलरशिप हमें अलाउ है तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। उस तरह सॉफ्टवेयर को एक्सपेंस आउट किया हुआ था तो हमने ऐड बैक कर दिया, बिकॉज इसकी हमने क्या लेनी है, अमोर्टाइजेशन लेनी है। फिर इसने ये डेप्रिसिएशन और लीज रेंटल भी एक्सपेंस आउट किए हुए थे, हमने वो भी ऐड बैक कर दिए। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या होने थे, ऐड बैक होने थे। तो 12, 24, 3.2, 6.4, 2.10, 1.5 ऐड किया, तो 49.2 जो है वो हमने इस लॉस में ऐड बैक कर दिया। अब जो एक्सपेंसेस लेस करवाने थे, हमने अभी कैलकुलेट किया था लॉस ऑन डिस्पोजल, बिकॉज हमने 4, 5 वाली चीज 4 में बेची, एक का लॉस था वो हमने लेस करवा दिया। लीज रेंटल्स अभी हमने यहाँ पे निकाले हैं कि 2.5 है, जो रिस्ट्रिक्टेड लीज रेंटल है टोटल वैल्यू 10.5 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, जो उसका जवाब आया उसका हमने क्या लिया, 80% लिया। तो हमारे जो लीज रेंटल्स अलाउ होंगे वो 0.57 है। अमोर्टाइजेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 6.4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 91 डिवाइड बाई 365 डेज, बिकॉज इस साल 91 डेज हमने इस्तेमाल की है, तो वो हमने यहाँ पे क्या की, यहाँ पे लेस करवा दी। फिर यहाँ पे हमारा एनआरबी लॉस आया था जिससे यहाँ बताया था कि 18 मिलियन की इन्वेंट्री कितने की रखी, 12 मिलियन की, तो हमने वो भी यहाँ पे क्या करवा दी, लेस करवा दी। और यहाँ पे हमने वर्किंग पे ये निकाल ली थी कि 3.5 और 1.575 जो है वो क्या बनती है, इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह बनती है। तो वो हमारे पास डेप्रिसिएशन नीचे लॉस आ गया 5.07 का। तो टोटल जो लेस होने हैं वो 12.96 जो है वो हमारे क्या होने हैं, लेस होने हैं। तो 66 का लॉस था, -66 प्लस 49.2 -12.96,
तो हमारे पास नेट लॉस कितना आ जाएगा, 29.76 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल खत्म नहीं होगा। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। आपको यहाँ पे बताया था जब हमने वो मिनिमम टैक्स पढ़ा था कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से अबव हो तो मिनिमम टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। अब अपना टर्नओवर निकाल लें, सिंपल सी बात है। 380 आपकी सेल्स है, 380 में से 45 लेस किया, 15 लेस किया, तो नेट सेल्स तो 320 मिलियन आ रही है, विच इज मोर देन 100 मिलियन। इसका मतलब बेशक इसका लॉस हो, इसको मिनिमम टैक्स जो है वो पे करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका टर्नओवर निकालेंगे, वो कितना है 320 मिलियन। इसका हम कितना ले लेंगे, 1.25 ले लेंगे। इसका मतलब 4 मिलियन जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसको हर हालत में टैक्स अपना पे करना ही पड़ेगा। सो दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें उसने हमसे टैक्स तो कैलकुलेट करवाया है, बट मिनिमम टैक्स जो है वो हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। लॉस था, लेकिन चूंकि वो मिनिमम टैक्स जी में फॉल कर रहा था, तो हमने क्या किया, उसका मिनिमम टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया है। इज इट क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमने मिनिमम टैक्स के तहत अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी ज़रा हम देखते हैं कि भाई क्या है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। ऑटम 2024 का सवाल है नफीस इंटरप्राइजेस, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। एंड विल गोना स्टार्ट विद द रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर इन 2001 and the rules made there under compute under the correct head of income. Number one, correct head of income, total income, taxable income and tax liability of Nuffice Enterprises for the tax year 2024। इस पे हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। रिक्वायरमेंट में से खुद बता दिया है, इग्नोर मिनिमम टैक्स। तो जो भी मिनिमम टैक्स है उसको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, जो भी चीज़ एग्जाम्प्ट एक्सक्लूड एंड डिसअलाउ है उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर शो करना है। कैसा जी, सवाल है नफीस इंटरप्राइजेज अ सोल प्रोप्राइटर ओन्ड बाय नफीस is engaged in the business of manufacturing and selling power tools in Lahore. The following information has been extracted: sales and cost of sales and GPA, admin expenses, financial charges, other income, profit before tax है। फिर सेल्स इंक्लूड, अब देखें इसकी बात कर रहा है, इसके अंदर शामिल है एन एडवांस ऑफ ₹1875 received from a retailer in Islamabad for the sale of impact drivers. The agreement stipulated that NE will deliver the tools in July। भाई पैसे आपने आज ले लिए हैं और टूल्स जो हैं वो आपने जुलाई में देने हैं, मुस्तकबिल में देने हैं, फ्यूचर में देने हैं। सर ये तो आपकी सेल्स ही नहीं है ना, ये तो एडवांस रिसीव हुआ है आपको। जब आपको एडवांस रिसीव हुआ है तो ये तो आपकी सेल्स ही नहीं है। जब ये आपकी सेल्स ही नहीं है, ये तो आपकी लाइबिलिटी है। तो आपने सेल्स में ऐड की हुई है, इसको हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। अब देखें हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले ये जो एडवांस रिसीव हुआ है, बिकॉज ये मेरी इनकम ही नहीं है ना अभी, ये तो मेरी एक लाइबिलिटी है, ये तो ऑब्लिगेशन है, मैंने मुस्तकबिल में जो है वो पे करना है। मुस्तकबिल में मैंने पे करना है, ये तो मेरा ऑब्लिगेशन है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसलिए इसको जो है हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इसे क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड, इसकी बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 500 यूनिट्स का, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1970। मार्केट प्राइस जो है इनकी 3800 पर यूनिट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है बेचने की वो 300 पर यूनिट है। तो हम इसे क्या निकालेंगे, एनआरबी निकालेंगे। अब हम एनआरबी लॉस निकाल लेते हैं। अब देखिए मार्केट प्राइस जो है वो कितने की है, 19,200 है। और अगर हम इनकी एनआरबी निकालना चाहें तो 3800 का बिकेगा और बेचते हुए 300 का खर्चा आएगा। तो मल्टीप्लाई किया 5000 से, तो अब हमारे पास एनआरबी लॉस कितने का आ गया, 2200 रुपये का हमारा एनआरबी लॉस आ रहा है। क्योंकि एनआरबी लॉस आ रहा है, इसको हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। कितना बना, 2200 रुपये का एनआरबी लॉस है, ये हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। तो खुद देखें क्या ये एडजस्टमेंट मुश्किल है एनआरबी वाली, इज दैट अ रियली डिफिकल्ट एडजस्टमेंट। उससे सिंपल आपको गिवन किया हुआ था कि भाई 5000 यूनिट्स की है, कॉस्ट ये है, उसकी आपने एनआरवी कैलकुलेट कर ली है। एनआरवी चूंकि कम है तो जो एनआरवी लॉस हुआ है वो आपने क्या करवा दिया, लेस करवा दिया। फिर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 20 मिलियन की है। जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 20 मिलियन की, वो हमने क्या करनी है, ऐड बैक करनी है। वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। फिर पेनल्टी है फॉर द लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। देखिए लेट पेमेंट पेनल्टी है, दैट इज वायलेशन ऑफ लॉ। जो वायलेशन ऑफ लॉ के ऊपर आपको पेनल्टीज वगैरह पड़ेंगी, वो हम क्या करेंगे, वो हम हमेशा वो हम हमेशा जो है उन्हें क्या करेंगे, ऐड बैक कर रहे होंगे। बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस जो है वो क्लेम नहीं हो सकता, तो ये हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस है। तो 95 की पेनल्टी हमारी यहाँ पे हो गई ऐड बैक। फिर आपने एक्सपेंडिचर्स किया है ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिसीजन ड्रिल्स, ऑल द सॉफ्टवेयर वाज अवेलेबल फ्रॉम मे। आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इसको आपने एक्सपेंस आउट कर दिया। आपको पता है कि ये जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, अगर इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसको अमोर्टाइज करेंगे। क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू अमोर्टाइज देम। ये तो आप इसे क्या कर रहे हैं, उल्टा एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड बैक करेंगे। हम इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो कितनी है। अब उसने हमें यहाँ पे उसकी लाइफ गिवन नहीं की। तो अगर आपको इंटेंजिबल्स की लाइफ गिवन ना हो तो 15 ईयर्स जो है हम इसकी लाइफ एज्यूम करते हैं। अभी देखिए
सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ऐड बैक कर दी, और इसकी फिर जो है वो हम क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे 15 ईयर्स के ऊपर, वो हम ज़रा बाद में करते हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ 720 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रैम्प्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अभी जो रैम्प्स वगैरह होते हैं ना आपके, साफ और सीधी बात है सर, ये तो आपका एसेट है, ये तो एक्सपेंस आउट होने नहीं चाहिए। तो सेट 720 जो है वो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। अब 2.5 लाख रुपए का अगर रैम्प की कॉस्ट है, वो उसको हम 100% डेप्रिशिएट करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2.5 लाख रुपए तक की रैम्प जो है वो हम क्या करेंगे, 100% डेप्रिशिएट करेंगे। तो 2.5 × 2 करें तो 5 लाख की जो है वो हमसे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। फिर फाइनेंशियल चार्जेस में आपने इंटरेस्ट पे किया 885 का स्केजुअल बैंक को लोन ऑब्टेन करने के लिए, फॉर हाउस पे पर्सनल है। तो जो पर्सनल लोन्स आपने पे किया वो भी क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे क्या होने हैं, डिसअलाउड है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। उसके बाद जो हमारे अलाउड एक्सपेंसेस थे, एडवांस हो गया, एनआरवी लॉस हो गया, वो हमने लेस करवाया। फिर वो कहता है कि 5 मिलियन का गेन शामिल है फ्रॉम एन अनअप्रूव लैंड। अभी आपने लैंड बेचा, लैंड का गेन जो है वो तो कैपिटल गेन्स बनाना चाहिए, आपने अपनी बिजनेस की इनकम में रखा हुआ है, तो हम इसे क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। ये हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि ये हमने अपने बिजनेस में रखा हुआ है, इसे हम क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। और ये भी कैपिटल गेन्स में है, ये दो इनकम जो है वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवा देंगे। बिकॉज गेन ऑन लैंड और डिस्पोजल ऑफ शेयर जो है ये कैपिटल गेन्स का पार्ट बनेगा, तो हमने यहाँ पे ही लेस करवा दी। तो ये ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस लेस करवाएंगे, तो मेरे पास ये आ जाएगी इसकी ये नॉर्मल इनकम है। क्या बनती है ये, इसकी नॉर्मल इनकम जो है वो बन रही होती है। अब सर आगे जाते हैं, उसने कहा जी इसकी स्पेकुलेशन बिजनेस 25 लाख रुपए की है, इसने लोन लिया था बेरर चेक से, डेप्रिसिएशन टैक्स 23 मिलियन की है, अब इसे लॉसेस दिए हैं। आपको लॉसेस में बताया था कि अगर सवाल में कहीं पे भी, सवाल में अगर कहीं पे भी आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का वर्ड आ जाए, तो डेप्रिसिएशन को सबसे एंड पे एडजस्ट करना है, पहले तमाम लॉसेस जो है वो एडजस्ट करवाएं। तो हमने वही किया, डेप्रिसिएशन के अलावा तमाम एक्सपेंसेस को सेट ऑफ कर लिया। अब जो हमारे नॉर्मल लॉसेज उसने हमें गिवन किए हैं 11,100 के, जो 2020 चलते आ रहे हैं, 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते थे, हम उन्हें कर लेंगे। तो वो 11,100 के लॉसेज जो हैं पहले हमने वो एडजस्ट किए, तो मेरे पास आ गई इसकी इनकम आफ्टर लॉसेज। अब इसमें से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो हैं वो लेस करवाएंगे। तो इसने हमें यहाँ पे टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी गिवन की है, 23 मिलियन की। एक तो हम बोले जाएंगे 23 मिलियन की, वो हमने यहाँ पे लेस करवानी है। फिर जो रैम्प्स थे, देखिए 720 के रैम्प्स बने थे ना, तो 2.5 लाख रुपए तक का रैम्प हम डेप्रिशिएट करते हैं। तो 2.5 लाख इंटू 2 किया तो 5 लाख की आ जाएगी रैम्प की डेप्रिसिएशन। और ये आ जाएगी अमोर्टाइजेशन, 9 लाख का, 9 मिलियन का आपके पास इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर था, 15 लाइफ से 16 बस 65 की, तो आपके पास क्या आ गई, इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो आ गई। तो ये आप करेंगे, ये है आपके पास फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन। तो इस प्रॉफिट में से फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन लेस की आपके पास इनकम आ गई 24740। अब सवाल में हमें चूंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो हमने इसको भी लेस करवाना है। लेकिन हमने यहां पढ़ा था कि अगर जब हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करवाने जाएं, अगर आपकी इनकम जो है वो 10 मिलियन से अबव है, आपकी इनकम 10 मिलियन से अबव है, तो 50% ऑफ द इनकम लेस होगी। तो ये आपके पास थी इनकम 24740, इसका हम 50% लेके लेस करवाएंगे, तो हमारे पास इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव आ जाएगी, डेट इज 12370। सर इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने लॉसेस को, डेप्रिसिएशन वगैरह को क्या करवा रहे होते हैं, एडजस्ट करवा रहे होते हैं। क्या करवा रहे होते हैं, एडजस्ट करवा रहे होते हैं। अपने लॉसेस को, डेप्रिसिएशन को हम इस वे में क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। गॉट इट। अब हमारे पास ये इसकी नॉर्मल इनकम आ गई, कितनी बनती है, 1270। अब हम लेते हैं यहाँ पे स्पेकुलेशन बिजनेस। अब देखें इसकी जो इनकम है स्पेकुलेशन बिजनेस की कितनी है, 25 मिलियन की, और इसका स्पेकुलेशन लॉस कितना है, 2.7 का है। तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। 25 की इसकी फॉरेन इनकम है, 25 का इसका लॉस है, तो हम यहाँ पे हमारा जो 22 का इसका लॉस है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखें आपकी इनकम फॉरेन थी, लॉस पाकिस्तान था। आपको याद है लॉसेस में कहा था कि गोरा यहाँ पे काम नहीं करने आता,
लेकिन यहाँ का बंदा जो है वो क्या होता है, काम करने आता है। तो भाई पाकिस्तान का लॉस हमने क्या किया है, फॉरेन के साथ एडजस्ट करवा दिया है। ऐसे ही हुआ है ना, पाकिस्तान का लॉस जो है वो हमारा क्या हुआ, एडजस्ट हुआ, रिमेनिंग लॉस बच गया, इसको हमने क्या कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब जो इसने हमें यहाँ पे गिवन किया ये बड़ा आसान था भाई, सिंपल सी बात है। देखो, आपको गेन हुआ 5 मिलियन का ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, आपने वो यहाँ पे गेन लिख लिया 5 मिलियन का, भाई ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है। फिर आपको उसने कैपिटल गेन्स भी यहाँ पे गिवन किया था कि आपने 2125 25,000 शेयर्स बेचे हैं लिस्टेड कंपनी के, और आपने शेयर्स लिए थे 25 रुपए के हिसाब से। अब देखे ना, ये आपके पास आए जी 2125,000, ये है आपके पास सेल प्रोसीड्स, ये है आपके पास सेल प्रोसीड्स। इसमें से हमने लेस करवानी है कॉस्ट ऑफ शेयर। तो 25 रुपए के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 को, तो आपके पास आ रहेगी कॉस्ट ऑफ शेयर्स कितनी बनेगी, 25 इंटू 25,000, ये बनेगी 6,25,000। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो भी क्या होगी, लेस होगी। अब देखो भाई, पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं तो नोशनल एक्सपेंसिव लेस करो ना, अजम्पशन लो लेस होंगे, तो हम लेंगे जी 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड्स प्लस कॉस्ट, तो 2.25 000 प्लस 6,25,000, इसका हम लेंगे 0.5%। बताएं क्या जवाब आता है। मुझे ग्रीन टी चाहिए। अब वो पेपर में मैं गिवन थोड़ी करेगा, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये शेयर मार्केट में बिके हैं, जब मार्केट में बिके हैं तो मार्केट बेस्ड ट्रांजेक्शन ही हुई होगी, तो इसका हमने लेना है फिर 0.5%। कितना बनता है, 13,750। अगर आप ये भी इसमें से लेस करवा देंगे तो आपके पास गेन आ जाएगा, कितना बनेगा, 2125,000 माइनस 6,25,000 माइनस 13,750, तो 148,6,250 आपका गेन होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स आ गया। तो अब आप इसको जमा कर लें भाई, आपकी इनकम ये थी 12,307, इसमें ये ऐड किया अदर सोर्स की इनकम में, जो आपको ओपन चेक मिला है, बेलेट चेक, सर ये कैश में काउंट होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या करेंगे, हम इसको काउंट कर लेंगे। तो वो भी ऐड कर लिया, हमारे पास क्या आ गई, इसकी टोटल इनकम आ गई 19,036। अब इस टोटल इनकम में से ये इनकम जो है वो इसके सेपरेट ब्लॉक की बनती है 6,486, वो हम क्या करवाएंगे, इसमें से लेस करवा देंगे, तो ये इसकी आगे टोटल इनकम अंडर एनटीआर, दैट इज 12.55 मिलियन। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्सेशन करेंगे। तो आप जाएंगे रेलिवेंट स्लैब्स में, ये स्लैब रेट्स हैं, आप यहाँ पे जाके रेलिवेंट स्लैब्स लगाएंगे। क्योंकि ये भाई साहब नॉन सैलरीड है, तो इसके ऊपर हम नॉन सैलरीड के रेट्स जो हैं वो लगा रहे होंगे, ये वाले। अब आखिरी स्लैब में फॉल कर रहा है, लास्ट स्लैब में फॉल करेंगे। अब देखें, ये भी सर चार्ज भी लगाना है कि अगर किसी बंदे की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो, तो हम ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का 10% जो है वो ऐड करेंगे। अब ये भी हमने क्या करना है, इसमें लगाना है। तो देखें जी, हमने देखा लास्ट स्लैब रेट में गए, इसके 12.55 मिलियन है, तो इसकी इनकम 10 मिलियन से अबव है, तो इस पर सरचार्ज तो लगेगा, पेपर में सरचार्ज गिवन होगा। स्लैब देखा, रेलेवेंट स्लैब रेट लगाया, इसके पास टैक्स लायबिलिटी आ गई रेट लगा के, तो ये टैक्स लायबिलिटी बनी है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। क्या कहते हैं इसको हम, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो है वो कह रहे होते हैं। इसमें फिर हमने सेपरेट ब्लॉक का टैक्स ऐड किया, कैपिटल गेन्स का टैक्स जो है वो ऐड किया। अब देखें, आपने शेयर्स जो लिए थे 1 जुलाई 2017 को, तो 12.5% इरिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। और प्रॉपर्टी 21 में ली थी, 22 में बेच रही है, 1 साल के बाद बिक रही है, 2 साल के अंदर, तो 12.5% हम इस पर टैक्स लगा देंगे इनके ऊपर। तो प्रॉपर्टी का टैक्स आ गया 10% के हिसाब से 5 लाख रुपया। कैपिटल गेन का टैक्स कितना का, 12.5% आ गया, तो ये किसका टैक्स ऐड हो गया, सेपरेट ब्लॉक का टैक्स भी ऐड हो गया, तो ये बन गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। अब चूंकि इसकी इनकम एंटियर वाली इनकम 10 मिलियन से अबव है और ये नॉन सैलरीड है, तो हम 10% सरचार्ज भी लगाएंगे किसका, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी का।
तो ये हमने ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ली 4737500, इसका हमने लिया 10%, ये कितना बना 473750। तो ये हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, टैक्स पेएबल आ जाएगा कि इतनी अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो क्या कर रहा है, इसने पे करना होता है। इज इट क्लियर? तो ये लॉसेस के साथ बेटर क्वेश्चन, इसमें लॉसेस सरचार्ज दोनों जो हैं आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है वो लॉसेस की थी, कि लॉसेस को आपने किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है, और स्पेकुलेशन बिजनेस को और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को आपने किस तरह से लेके चलना है। इसके अलावा तो इसमें एज सच कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो या आपको डिस्टर्ब कर रही हो। जी जनाब, ये क्लियर है?